भारत के पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ गया। देश में मौजूद हिंसक आंदोलन की व्यापकता तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आखिर क्यों भारत का पड़ोसी देश हिंसा और प्रदर्शन की आग में जल रहा है, इसी की पड़ताल करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। नेपाल में चल रहे छात्र आंदोलन की बुनियाद में कैसे सोशल मीडिया ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई, कैसे फेसबुक की एक पोस्ट ने पूरे देश में आग लगा दी और प्रधानमंत्री को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो इन बातों को समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव और आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। फेसबुक की एक पोस्ट ने एक देश के प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसे बाद में समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र वर्तमान हालात पर डालते हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार को राजधानी काठमांडू समेत नेपाल के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए हैं और आगजनी की जा रही है। ओली के अलावा अब तक 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इनमें गृह मंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल और जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव शामिल हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल, प्रचंड, शेर बहादुर देउवा के घरों पर भी हमले की कोशिश की। इसके पहले भी यहाँ के 4 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। हालात लेकिन थम नहीं रहे हैं। देश में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन लगाने के विरोध में लगातार दूसरे दिन युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। अब तक इसमें 19 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी दबाव के बीच नेपाल में गठबंधन सरकार भी टूटने की कगार पर पहुंच गई है। देश में जुलाई 2024 से 88 सीटों वाली शेर बहादुर देउवा की नेपाली कांग्रेस और 79 सीटों वाली केपी शर्मा ओली की सीपीएन मिलकर सरकार चला रही हैं। अभी तक सभी इस्तीफे नेपाली कांग्रेस के नेताओं ने ही दिए हैं। अब बात करते हैं कि आखिर फेसबुक और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म से निकला यह आंदोलन इतना बड़ा कैसे हो गया। पॉइंट नंबर 1, आंदोलन की जमीन कैसे तैयार हुई। सबसे पहले समझते हैं कि यह आंदोलन चला कौन रहा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस आंदोलन का ना तो कोई नेता है और ना ही कोई राजनीतिक संगठन इस आंदोलन की बुनियाद में है। यह आंदोलन कुछ छात्रों के द्वारा, जिन्हें जेन जी कहा जा रहा है, उन्होंने शुरू किया था। इसे जेन जी मूवमेंट के तौर पर ही शुरू किया गया था। अब जेन जी को समझ लीजिए। जेन जी यानी जनरेशन जेड। वर्तमान बोलचाल की भाषा में जेन जी उन युवाओं को कहा जाता है जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच होता है। ये वे लोग होते हैं जिनकी पैदाइश और परवरिश डिजिटल माध्यमों के आसपास हुई है। ये पीढ़ी मिलेनियल्स यानी 1981 से 1996 के बीच जन्मे लोगों के बाद आती है और जनरेशन अल्फा यानी 2013 के बाद जन्मे लोगों से पहले आती है। जेन ज़ी पहली पीढ़ी है जो इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई है। बचपन से ही डिजिटल तकनीक उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। इससे वे डिजिटल नेटिव्स भी कहलाते हैं। वे सोशल मीडिया का उपयोग संचार, समाचार और शिक्षा के लिए करते हैं। 8 सितंबर को नेपाल में हुए आंदोलन में ज़्यादातर जेन ज़ी यानी यही स्टूडेंट्स शामिल थे। इनमें से कुछ तो स्कूली ड्रेस में ही पहुंचे थे। शुरू में प्रदर्शन काफ़ी शांतिपूर्ण था। अचानक प्रदर्शनकारी संसद परिसर में दाखिल होने लगे। इन्हें बाहर निकालने के लिए पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। काठमांडू में स्टूडेंट्स पर फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक घायल स्टूडेंट की मदद करने के लिए कुछ युवक ने एम्बुलेंस रुकवाई। वो छात्र को अंदर ले ही जा रहे थे कि तभी ऊपर से पुलिस ने टारगेट कर उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। अब पॉइंट 2 को समझते हैं। इस पूरे आंदोलन में फेसबुक की भूमिका क्या रही। फेसबुक की भूमिका से यह आंदोलन कैसे आगे बढ़ा। दरअसल ये आंदोलन अचानक बड़ा नहीं हुआ है, बल्कि इसे शांतिपूर्ण तरीके से करने की इजाज़त प्रशासन से ही ली गई थी। बाद में ये हिंसक हो गया। हैशटैग स्टॉप करप्शन, जेन जी नेपाल और बेकअप नेपाल का इस्तेमाल करके
फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही इस आंदोलन की नींव रखी गई। इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तक पहुंचाने में काठमांडू के मेयर और नेपाली रैपर वालेन शाह की फेसबुक पोस्ट ने बड़ी भूमिका निभाई। असल में वालेन शाह ने 7 सितंबर को एक पोस्ट की थी जिसमें लिखा था, कल यानी 8 सितंबर की रैली साफ तौर पर जेन ज़ी की रैली है। मैं 28 साल से कम उम्र का हूं, लेकिन अब मैं उनकी तुलना में बूढ़ा दिखता हूं। मैं उनकी इच्छा, मकसद और सोच समझना चाहता हूं। कल की इस रैली में कोई भी पार्टी, लीडर, कार्यकर्ता या सांसद अपने निजी फायदों के लिए शामिल नहीं होना चाहिए। उम्र के कारण मैं जा नहीं सकता, लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट है। इस पोस्ट को 21,000 से ज़्यादा बार शेयर किया गया। 3.5 लाख से ज़्यादा यूजर्स ने इस पर रिएक्ट किया। 36,000 से ज़्यादा यूजर्स ने इस पर कमेंट किया। सभी कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रदर्शन में बुलाने की बात कही गई। आंदोलन को लेकर एक और सोशल मीडिया पोस्ट है जिसे नेपाली यूथ ने काफ़ी वायरल किया। इस पोस्ट में लिखा है, ये हम सभी जेन ज़ी का आंदोलन है। यहाँ किसी को लीडर नहीं बनाया जाता और कोई नेता बनने की कोशिश भी ना करे। सभी युवा नेता हैं। कोई भी मौके की तलाश में खुद को आगे दिखाने का काम ना करे। कोई एक्टर, नामी पर्सनैलिटी, लीडर यहाँ ना आए। अगर सच में सपोर्ट करना है तो यूथ के साथ लाइन में लग कर आए। ये किसी का भी प्रचार मंच नहीं है। ये आंदोलन हमारे भविष्य, हमारी आवाज़, हमारी आन बान और शान के लिए है। कोई हिंसा नहीं, कोई नफरत नहीं, बस शांतिपूर्ण आवाज़ उठानी है। ये आंदोलन काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, जिसमें सिर्फ यूथ के लिए जगह थी। ये सोशल मीडिया बैन और सरकारी करप्शन और नेपो बेबीज के खिलाफ आंदोलन था। नेपो बेबीज मतलब जिन्हें भाई भतीजावाद या परिवारवाद के कारण फायदा हुआ है। जैसे यूथ का मानना है कि किसी को करियर में सफलता परिवारवाद के कारण नहीं, बल्कि उसकी योग्यता के मुताबिक मिलनी चाहिए। यह आंदोलन काठमांडू से आगे बढ़ चला है और अब पूरे नेपाल में फैल रहा है। ये सरकार के खिलाफ है। आंदोलनकारी खासकर करप्शन और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ विरोध में हैं। इस आंदोलन में कोई लीडर नहीं है, ना ही सीधे तौर पर कोई राजनीतिक पार्टी भी जुड़ी हुई है। हालांकि इन्हें कई पार्टियां और नेताओं का समर्थन मिल रहा है। खासकर काठमांडू के मेयर वालेन शाह का समर्थन है। यहाँ के यूथ में वालेन का काफ़ी क्रेज है। यह आंदोलन इतना हिंसक हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। इसके बारे में सरकार को भी अंदाज़ा नहीं था। इसमें सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। पुलिस और लोकल प्रशासन को भी समझ में नहीं आया कि जब प्रदर्शनकारी संसद में घुसने लगे तब पुलिस को बेकाबू भीड़ पर गोलियां चलानी पड़ी और अब सेना को बुलाया गया है। शुरू में प्रदर्शनकारी आर्मी के सामने लेट गए, जिससे उनके लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल हो गया। जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद के आसपास आग लगा दी और पथराव तोड़फोड़ शुरू कर दी, तब इन पर फायरिंग की गई। 8 सितंबर को हुए इस हिंसक आंदोलन के पीछे 2 बड़ी वजहें सामने आ रही हैं। इस आंदोलन को 2 दिनों में ही फाइनल किया गया है। इसके पीछे तात्कालिक कारण तो सोशल मीडिया को बैन करना था ही, लेकिन सरकार के भीतर चल रही गड़बड़ियां और खासतौर पर करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा है। हाल ही में सरकार ने यहां सोशल मीडिया को जब बैन किया तब जेन ज़ी और चिढ़ गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, जिसके चलते इन्हें बैन कर दिया गया। सरकार ने कहा कि जब तक ये प्लेटफॉर्म नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, इन्हें शुरू नहीं किया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन ना कराए जाने पर 4 सितंबर को बैन किए गए थे। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिन पर नेपाल में रोक लगाई गई थी और इसी से नेपाल का यूथ नाराज है। देश में बनी नई सरकार में काफ़ी पुराने राजनेता हैं। ये भी एक अहम कारण है इस पूरे आंदोलन का, क्योंकि उन पर करप्शन का आरोप लगाया जा रहा है। युवाओं में जमकर आक्रोश है, जिसे अब बड़े विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल नेपाल के हालात खराब हैं और नेपाल पर पूरी तरह से अब यूथ का कब्जा दिख रहा है। वहाँ के संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास में आग लगा दी गई है।
कई नेता इस्तीफे दे रहे हैं और 15 से 20 हजार युवा सड़कों पर उतर आए हैं। अब पॉइंट 3 को समझते हैं। राजनीतिक हालात नेपाल में कैसे हैं? सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से सांसद और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के करीबी मंगल प्रसाद गुप्ता मीडिया से कहते हैं कि सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ 10,000 से ज्यादा युवा संसद भवन परिसर के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अचानक प्रदर्शनकारियों की संसद के पश्चिमी गेट के पास भीड़ जुटनी शुरू हो गई। कुछ देर बाद इन लोगों ने सदन को घेर लिया और अंदर घुस आए। पुलिस ने संयमित और पेशेवर ढंग से पूरे प्रदर्शन को काबू किया। अगर सरकार सख्ती ना दिखाती तो संसद भवन और इलाके की प्रमुख इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। इस प्रदर्शन के बाद शेर बहादुर देउवा और केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में हाई लेवल मीटिंग भी हुई। सरकार इस पर विचार कर रही है कि सीमित और नियंत्रित रूप से कुछ प्लेटफॉर्म दोबारा शुरू किए जाएं, लेकिन इससे पहले इन्हें रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना होगा। राजधानी काठमांडू समेत सभी प्रमुख इलाकों में हालात सामान्य होने तक सेना और नेपाल पुलिस की तैनाती बनी रहेगी। कई तनावग्रस्त इलाकों में कर्फ्यू जारी है। पॉइंट नंबर 4 को समझते हैं। विपक्ष नेपाल में क्या कर रहा है? नेपाल की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर के लीडर शिवा सिंह ओली इस प्रदर्शन को जायज ठहराते हैं। शिवा कहते हैं, नेपाल के लोग मौजूदा सरकार के कई गलत फैसलों से परेशान चल रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया बैन के कारण एकाएक ये गुस्सा फूट पड़ा। सरकार चाहती तो इसे शांतिपूर्ण तरीके से संभाल सकती थी, लेकिन उसने युवाओं की बात न सुनकर उन पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। यहां तक कि कई बच्चों पर पुलिस ने गोली भी चलाई। इस घटना में मारे गए सभी युवाओं की आवाज हमारी पार्टी उठाएगी। बांग्लादेश और श्रीलंका में जो कुछ हुआ वैसे ही हालात यहां बनते जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में धांधली और भ्रष्टाचार के कारण देश के युवा पहले से ही नाराज थे। ऐसे में सोशल मीडिया बैन जैसे तानाशाही भरे फैसलों से माहौल और खराब होता चला गया। तो कुल मिलाकर नेपाल में हालात खराब हैं, लेकिन एक आंदोलन जो फेसबुक की एक पोस्ट के कारण बड़ा हुआ, वो आंदोलन निरंतर जारी है और संभवतः यहां सरकार बिखरने के बाद ही यह आंदोलन रुकेगा। पॉइंट टू पॉइंट में हमने कोशिश की नेपाल के तमाम हालातों को आपके सामने रखने की और इस पूरे आंदोलन में सोशल मीडिया की भूमिका को आपको समझाने की। इस बुलेटिन में इतना ही। पैप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।